क्या कोई ऐसी चीज खरीदने के लिए डील कर सकता है जो इस दुनिया में मौजूद ही ना हो? आप भी कहेंगे कि भला कोई ऐसी चीज कैसे खरीद सकता है? सन 1998 में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसे सुनकर आपको भी फ्रॉड करने वाले आदमी के दिमाग को शाबाशी देने का मन करेगा। नाइजीरिया के स्कैम आर्टिस्ट एमेन्यूल ने स्कैम के जरिए एक ऐसा एयरपोर्ट बेच दिया था जो इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं था। ये पहले सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया में काम किया करता था। सन 1995 में उसने एक फेक एयरपोर्ट के कागज बनाए और उसे नाइजीरिया के एक बड़े व्यापारी को बेच दिया। उसने ये डील 242 मिलियन डॉलर्स में की थी। 1998 में जब ये बात सामने आई और इसके फ्रॉड के बारे में लोगों को पता चला तो उसे जेल भेज दिया गया था। द सेल ऑफ आईफिल टावर, आईफिल टावर के बिक्री पर सेल, ये बात सुनकर आप भी जरूर चौंक गए होंगे और सोच रहे होंगे कि भला आईफिल टावर कैसे बिक सकता है। आपको बता दें कि आईफिल टावर एक बार नहीं बल्कि दो बार बिक चुका है। ये बात सन 1925 की है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कुछ समय बाद फ्रांस अपनी धरोहर को फिर से स्थापित करने का काम कर रहा था और उसी समय अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में कई को चूना लगाने वाले विक्टर लस्टिंग के दिमाग में खुराफाती प्लान आया। विक्टर ने आईफिल टावर को बेचने के लिए फ्रांस के गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे अपनी पहचान बनाई और देश के बड़े बड़े व्यापारियों के बीच ये बात फैला दी कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सरकार आईफिल टावर की मरम्मत नहीं करा सकती और इसलिए सरकार ने इसे बेचने का फैसला किया है। व्यापारियों के साथ मीटिंग में विक्टर ने कहा कि आईफिल टावर के साथ लोगों की काफी भावनाएं जुड़ी है और इसलिए बात सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने नहीं ला सकते। ये एक सीक्रेट मीटिंग है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ समय बाद एक व्यापारी विक्टर के झांसे में आ गया और विक्टर ने कमीशन के तौर पर उससे कई करोड़ रुपए मांगे। इतनी बड़ी डील में अक्सर गवर्नमेंट ऑफिसर्स मोटी घूस लेते हैं और इसलिए व्यापारी को भी यही लगा कि ये वाकई में गवर्नमेंट ऑफिसर है। लेकिन उस व्यापारी के करोड़ों रुपए लेकर विक्टर फरार हो गया। शर्म के मारे उस व्यापारी ने पुलिस के पास जाकर शिकायत लिखाने की हिम्मत तक नहीं की, जिसकी वजह से विक्टर पकड़ा नहीं गया। तो उसने 6 महीने बाद फिर से इसी तरकीब से एक दूसरे व्यापारी को फंसाया और इस बार उसके पैसे लेकर भाग निकला। लेकिन इस बार दूसरा पुलिस के पास चला गया और उसकी शिकायत लिखवाने के बाद विक्टर पकड़ा गया। विक्टर ने अपनी बाकी जिंदगी कारागार में ही बिताई। फ्रेंच हीस्ट ऑफ सेंचुरी, फ्रांस के मशहूर सोसाइटी जनरल बैंक की तस्वीर और वीडियोस को आपने कई फिल्मों में देखा होगा। इसी जगह पर फ्रांस में एक बड़ी चोरी हुई थी जिसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी चोरी कहा जाता है। इस घटना को जैक्स एंड एल्बर्ट स्पागेरी ने मिलकर अंजाम दिया था। इन्होंने मिलकर एक लंबी सुरंग बनाई थी और सोसाइटी जनरल बैंक से सन 1976 में 47 मिलियन डॉलर्स की चोरी की थी। इस जमाने में यह रकम एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद एल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वारदात के मास्टरमाइंड जैक्स के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। साल 2010 में जैक्स ने एक किताब लिखी जिसमें उसने सोसाइटी जनरल बैंक की रॉबरी की पूरी कहानी बयान की और खुद को इस वारदात का मास्टरमाइंड बताया था। किताब में उसने इस चोरी को फ्रेंच हीस्ट ऑफ सेंचुरी का टाइटल दिया था। ये किताब पब्लिश होने के बाद लोगों के बीच में सनसनी मच गई और जैक्स सीधे पुलिस की नजरों में आ गया। पूछताछ के बाद उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन जैक्स के वकील ने कहा कि एक किताब की कहानी के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और इसलिए पुलिस को मजबूरन जैक्स को रिहा करना पड़ा। बोस्टन म्यूजियम रॉबरी, अमेरिका के शहर बोस्टन के म्यूजियम में साल 1990 में हुई इस चोरी को सबसे शातिर चोरी बताया जाता है। स्टुअर्ट गार्डन्स म्यूजियम पूरी दुनिया में अपनी शानदार पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। इस म्यूजियम में लगभग सभी मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग्स रखी हुई है जिनकी कीमत अरबों में है। साल 1990 में एक रात अचानक 2 पुलिस वाले इस म्यूजियम में आते और म्यूजियम के गार्ड से कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की खबर मिली है, इसलिए हमें यहाँ जांच करनी होगी। पुलिस की वर्दी और उनकी बोलने का तरीका देखकर यह बताना मुश्किल नहीं नामुमकिन था कि वो पुलिस के वेश में डकैत थे। गार्ड ने जब पुलिस वालों को अंदर जाने दिया तो उन दोनों पुलिस वालों ने म्यूजियम के सभी गार्ड्स को बुलाया। रात को 3-4 गार्ड्स म्यूजियम का पहरा दे रहे थे। पुलिस वालों ने सभी गार्ड्स को हथकड़ी पहनाई और उनके मुंह पे पट्टी बांध दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर 13 कीमती पेंटिंग्स चुराई और चोरी हुई पेंटिंग्स को देखकर यह जाहिर था कि चोरों को उनकी कीमत का आइडिया था और वो जानते थे कि कौन सी पेंटिंग कितनी अधिक कीमती है। चोरी की गई पेंटिंग्स की कीमत लगभग 3500 करोड़ रुपए बताई जाती है। उस दिन के बाद से लेकर आज तक उन दोनों चोरों के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। बर्नार्ड एल मडोफ पोंजी स्कीम, अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ कंपनियां कम समय में ज्यादा रिटर्न का लालच देकर इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर फरार हो जाती है और इस तरह की स्कीम को पोंजी स्कीम कहा जाता है। अमेरिका के कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले बर्नार्ड पोंजी स्कीम के शहंशाह कहे जाते हैं। एक समय पर वो नास्डैक यानी कि अमेरिका के शेयर मार्केट के लिए चेयरमैन के तौर पर काम किया करते थे, इसलिए कैपिटल मार्केट में उनकी एक अच्छी इमेज बनी हुई थी। साल 1987 में उन्होंने एक कंपनी खोली जिसमें वो इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न देने का वादा करते थे। उनके अच्छे कनेक्शंस होने के चलते कई लोगों ने अपना ढेर सारा पैसा बर्नार्ड के पास रखवाया। शुरुआत में बर्नार्ड ने सभी को बेहतर रिटर्न दिलाया और इसके बाद बर्नार्ड ने कहा कि वो सभी इन्वेस्टर्स को एक कांस्टेंट रिटर्न देंगे चाहे बाजार की स्थिति कैसी भी हो। 1991 में आर्थिक मंदी के बाद भी बर्नार्ड ने सभी को अच्छा रिटर्न दिया। इसके बाद उनके पास कई बैंक्स जैसी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जैसी कंपनियां भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देने लगी। लेकिन पर्दे के पीछे बर्नार्ड
एक बड़ा स्कैम कर रहे थे। इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। असल में बर्नार्ड कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उन्हें अपने पास ही जमा करते थे और नए इन्वेस्टर से आने वाले पैसों को पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न के रूप में दे रहे थे। साल 2008 में जब वैश्विक मंदी आई तो उनका ये घोटाला सबके सामने आ गया। घोटाले की रकम आंकी गई तो 64.8 बिलियन डॉलर्स ये थे, जो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इतने बड़े घोटाले के बाद बर्नार्ड की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली थी और बर्नार्ड के बेटे ने भी इस घटना के 2 साल बाद सुसाइड कर लिया था।